नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हामिद खान, टीम डायरेक्टर पाथ आईएएस एकेडमी। सीजीपीएससी 2018 के सफल प्रतिभागियों में से एक और प्रतिभागी हमारे सामने हैं, खोमन प्रसाद साहू, और आप 66 रैंक लेकर पास हुए हैं। और देखते हैं पद क्या मिलेगा, लेकिन उम्मीद है अच्छा ही मिलेगा। और आप के साथ अच्छी बात यह है कि आप एक छोटे से गांव से हैं और आपने इस तैयारी में किसी कोचिंग की मदद नहीं ली, बल्कि सेल्फ स्टडी किया और पाथ आईएएस एकेडमी से आपने टेस्ट सीरीज का सहारा लिया। सो खोमन, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आपकी शिक्षा कहाँ से हुई और किस तरह से हुई? सर, मेरा जो शिक्षा है, इंजीनियरिंग किया हूँ मैं और जीसी बिलासपुर से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में मैंने इंजीनियरिंग किया हुआ है। और वेरी गुड। और अपना 11th-12th मैंने रेलवे स्कूल बिलासपुर से किया हुआ है। ओके, तो सिविल सर्विसेज में जाने का विचार कैसे आया? सर, मैं कॉलेज के फाइनल ईयर में था, तभी मैंने सिलेबस को देखा और लगा कि इसमें मैं अच्छा कर सकता हूँ, क्योंकि छत्तीसगढ़ का जो पोर्शन था वो मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लगा और इस कारण मैंने इसका तैयारी करना शुरू किया। और फिर ऐसा ही धीरे धीरे लिंक बनते गया, धीरे धीरे हैबिट बनते गई पढ़ने की, और मैं फाइनल ईयर में ही अपनी हैबिट डेवलप कर चुका था कि कैसे 5 घंटे समय देने हैं और फ्रस्ट्रेशन जब आएगा तब उसको कैसे डील करना है। फाइनल ईयर में ये हैबिट हो गया था और कॉलेज जैसे ही कंप्लीट हुआ उसके बाद फिर मैं कंटिन्यू लगा रहा और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो गया मेरा। वेरी गुड। अभी उम्र कितनी है आपकी? 23.5। 23.5 साल। देखिए, ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। 23.5 साल में आप अधिकारी बनने जा रहे हैं। आपकी रणनीति में विशेष बात क्या रही? जैसा आपने सेल्फ स्टडी किया, तो आपने कैसे ये समझा कि मुझे सेल्फ स्टडी मैं कर लूँगा या करने से हो जाएगा? कैसे आपको समझ में आई बात? सर, मैं यूपीएससी की जो टॉपर थी अन्नू कुमारी, जो 2017 की टॉपर थी, सेकंड रैंक, तो उनका देखा था कि सेल्फ स्टडी से उन्होंने आईएएस क्रैक किया था। तो मेरे को लगता था कि मैं सेल्फ स्टडी से पीएससी तो कम से कम कुछ ना कुछ पोस्ट तो ले लूंगा। तो एक कॉन्फिडेंस का सोर्स तो वही था मेरे लिए। और उसके बाद जब जैसे मैं पाथ आईएएस एकेडमी में हिमाचल सर, चेतन साहू सर, सबके वीडियोस देख देख के मैं काफ़ी कुछ सीखा था। और एक चीज़ मेंटेन किया कि कंसिस्टेंसी। मेरा CBT-2 रेलवे का जो ग्रुप सी का हुआ था 22 या 23 जनवरी को पिछले साल था, तो मैंने उसको छोड़ दिया। मैं कोई भी एग्जाम को ज़्यादा मर्ज नहीं किया और केवल CGPSC पर फोकस्ड होकर तैयारी किया। और जब मैं पढ़ता था तो कोई भी टॉपिक, जैसे मैं पढ़ता था पॉलिटी, तो जैसे मैं बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन पढ़ रहा हूँ, तो मैं उसको प्री के पर्पज से देखता था कि क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं। पहले तो पता नहीं चलता था, फिर बाद में धीरे धीरे एनालिसिस करना सीखा, तो पता चला कि प्री के लिए अलग अप्रोच होना चाहिए, मेंस के लिए स्ट्रक्चर बना के कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वेरी गुड। और कोई भी जब मैं टॉपिक पढ़ता था तो उसके कुछ कोर पॉइंट्स होते हैं। जैसे हम बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें तो एक आंसर में केशवानंद भारती के इंक्लूड होना ही चाहिए। तो कुछ कीवर्ड्स की तैयारी करना चाहिए कि 1-2 वर्ड्स अगर आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपके आंसर में, तो आपका आंसर में मार्क्स मिलेगा। ये मैं टेस्ट देख के भी सीखा था। और मैं स्ट्रक्चरल रीडिंग किया हूँ कि क्वेश्चन को फ्रेम करके, पहले तो नहीं कर पाता था, फिर जैसे जैसे एक राउंड मैंने सिलेबस को कंप्लीट किया, फिर सेकंड राउंड से जैसे ही मैं पढ़ना शुरू किया, फिर उसके बाद से मतलब स्ट्रक्चर बना के पढ़ता था कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो ऐसा मैं पढ़ूं, और इसमें ये इंट्रो दे सकता हूँ। मेरे पास ऑप्शन में रहता था कि मेरे को इसमें क्या क्या इंट्रो देना है, मतलब प्री प्लानिंग आप करने लगे? यस सर। अब मैंने टॉपर्स की यूपीएससी टॉपर्स की वीडियोस भी देखे, तो उन्हीं लोग बताते थे ऐसा कि ऐसा स्ट्रक्चरल आपको पता होना चाहिए कि आपको कहाँ पे इंट्रो में क्या दे सकते हो और कितना देना है, ये भी पता होना चाहिए। क्योंकि छोटे क्वेश्चन में इंट्रो तो नहीं दे सकते, लेकिन बड़े क्वेश्चन में पता होना चाहिए कि क्या इंट्रो देना है और कैसे कंक्लूड कर सकते हैं। बॉडी में जो पूछा है उतना ही लिखना है। इंट्रो बेसिकली प्रिपेयर कर सकते हैं आप पहले से। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस एक इम्पॉर्टेंट पक्ष है दोस्तों, जो खोमन ने भी इस्तेमाल किया। सो मुझे लगता है आपने लगभग सभी वर्षों के पेपर्स पर फोकस किया। सर 2014, 15, 16 और 17। और ये सर मैं प्रफुल्ल साहू सर, जो कि अभी एडीआई है, उनसे मैं पाथ आईएएस एकेडमी में देखा था और वो बताते पिन पॉइंट स्टडी करना है, मतलब जो सिलेबस में है उतना को। और इवन मैं तो जो सिलेबस में था उसको भी मैंने कई चीज़ों को छोड़ा, क्योंकि मैं थर्ड पेपर एक बार का जो टेस्ट दिया था तो बहुत डिप्रेस हो गया था। तो आपके साथ बैठा था तो मेरे को बताया कि पिन पॉइंट स्टडी करना। इवन जो सिलेबस फर्स्ट अटेम्प्ट में हो, तो अब जो सिलेबस में कुछ जो पोर्शन है जो आपसे नहीं बनता, तो उसको आप छोड़ दो। तो मैंने वेस्टर्न फिलॉसफी का कई सारा पोर्शन छोड़ा, वैदिक गणित छोड़ दिया। और फर्स्ट अटेम्प्ट में करने का एक यही मूल मंत्र होता है कि आपको एनालिसिस करके कुछ टॉपिक को स्किप करके पढ़ना है, क्योंकि सबको पढ़ पाना पॉसिबल नहीं होता फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो मैंने काफ़ी छोड़ के पढ़ा और
क्वेश्चन भी अंततः वैसे आया चयन ले और रिजल्ट भी अच्छा आ गया। ओके, आपको क्या लगता है कहाँ कमी रह गई? 66 रैंक हम पहुंचे, नो डाउट बहुत बढ़िया रैंक है, उसके बावजूद भी मैं उम्मीद करता हूं कि हर किसी को टॉप 5 टॉप 10 के लिए प्रयास करना चाहिए। तो आपको क्या लगता है अगली बार कोई गलती सुधारना चाहेंगे तो कौन सी गलती सुधारेंगे? सर फर्स्ट अटेम्प्ट में जैसे 66 रैंक आया उसके बाद तो मैं अभी तक इतना खुश हूँ कि गलतियाँ है, पता है मैंने किया है, लेकिन मैं उसको अभी तक असेस नहीं कर पाया हूँ। सभी सब्जेक्ट में 100 प्लस आया है तो उसको देख के तो और असेस करने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे अब नेक्स्ट प्रीलिम्स खत्म करूँगा उसके बाद एनालाइज करूँगा। और लगता है सर लैंग्वेज में और 116 है मेरे, वेरी गुड। और उसमें और आगे जाया जा सकता है ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि इंग्लिश मेरे को थोड़ा भ्रम था कि मेरा अच्छा है हिंदी मीडियम के हिसाब से, लेकिन टेस्ट से पता चल गया था कि उतना अच्छा नहीं है और इंग्लिश काफ़ी कठिन आता है, तो उसको मैं थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करूंगा और छत्तीसगढ़ी को और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करूंगा, और हिंदी को तो करना ही है बहुत ज़्यादा। बहुत बढ़िया। लैंग्वेज में बढ़ा जा सकता है। ऐसे में मेरे को लग रहा था मेरे कम मार्क्स आएंगे, लेकिन उसमें 129 मार्क्स आ गए। वाह, बहुत बढ़िया। और फिर मेरे को लगता है ऐसे में और भी अच्छा किया जा सकता है, क्योंकि मेरे को पता है कि ऐसे मैं एक ऐसे लिखा था उसमें मैंने कुछ डाटा ही नहीं डाला है। अच्छा, बस साहित्य कोशिश किया कि मेरे को पता था कि इसमें डाटा नहीं डालने वाला हूँ, तो मैं ये कोशिश किया कि कुछ साहित्यिक शब्द, क्योंकि मैं कविताएं सुनने का हॉबी है मेरा, तो मैं कुछ साहित्यिक शब्द को इंट्रो में डालता था, तो उससे मेरा मतलब काफ़ी अच्छा लगता था पढ़ने में, तो उसी कारण मार्क्स मिल गए। बिना डाटा के उसमें मार्क्स मिल गए एक ऐसे में, तो मैं कुछ भी डाटा नहीं डाला था ज़्यादा। ओके, लेकिन आप मानते हैं कि डेटा डालना चाहिए और बिल्कुल होना सर, चाहिए? बिल्कुल सर डालना चाहिए, लेकिन क्योंकि चार ऐसे है तो डाटा सबका याद हो पाना पॉसिबल होता नहीं है। Possible, yes. तो मेरा 3 ऐसे में तो डाटा ठीक ठाक था, एक में जो डाटा मैं बहुत अच्छे से नहीं डाल पाया था। Okay. कुछ थोड़ा बहुत याद आ रहा है, लेकिन अच्छे से लिखने नहीं के डाल- पहले कुछ फ्रेमिंग हो पाई थी ऐसे सर, लिखने के ऐसे के पहले? लिए बिना फ्रेमिंग के तो ऐसे लिखा ही नहीं जा सकता। और टेस्ट दिया था तो मैंने केवल टेस्ट में ही ऐसे लिखा था, सोचता था कि घर में भी लिखूंगा लेकिन लिख नहीं पाता था, और जो पाथ के टेस्ट दिया था उसी में ऐसे लिखा था, जितना लिखा था वही लिखा था। और पहला जब टेस्ट था वही ऐसे का था, और उसमें मेरे को लगा था कि मेरे मार्क्स बिल्कुल 10 या 12 नंबर आएंगे 200 में, लेकिन जब रिजल्ट देखा तो 65 आया। तब पता चला कि ऐसे में आपको मतलब अपने आप को ओपन कर देना होता है कि Very good. कितना भी डायमेंशन खोल दे, कितना अच्छा से इंट्रो दे सकते हो, और कुछ कोटेशन भी मैंने इस्तेमाल किया था ऐसे वेरी में। गुड, वेरी गुड। सो ऐसे में बेसिकली जब आप तैयारी कर रहे थे तो आपको क्या लगा कि ऐसे एक विषय है या विभिन्न विषयों का समागम होता है? बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्जाम के टाइम पर हमसे डिमांड करते हैं, सर ऐसे की बुक बता दीजिए, सर ऐसे के लिए नोट्स बता दीजिए। मैं कुछ और मानता हूँ, आपकी सोच क्या है? सर ऐसे का प्रिपरेशन जो होता है, एक बार जैसे अपन स्टैटिक पोर्शन को खत्म करते हैं, जी। हिस्ट्री, पॉलिटी और फिलोसफी, जो भी सोशियोलॉजी को, उसके बाद ऐसे का प्रिपरेशन करना ज़्यादा अच्छा रहता Very है। good. पहले से देखना चाहिए कि ऐसे कैसे कैसे लिखते हैं, लेकिन जब हम स्टैटिक पोर्शन को कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद ऐसे लिखना बहुत अच्छा हो जाता है। मतलब अलग अलग डिफरेंट आयाम जो होते हैं उसको अपन ओपन कर पाते हैं। तो उसके बाद स्टैटिक पोर्शन को कंप्लीट करने के बाद ही पढ़ना चाहिए, और ऐसे का कोई बुक से पढ़ना कोई फायदा नहीं है। मैंने भी बुक लिया था दृष्टि का, लेकिन उसको एक भी बार नहीं पढ़ा है, बस रखा गया नया। ठीक है, ठीक है। सो ओवरऑल ऐसे विभिन्न आयामों को Yes, sir. समाहित करने Yes, का sir. नाम है। ओके, कुछ और बताएंगे? आपने राइटिंग बना बना के लिखा या जिस स्पीड में लिखते थे लिखते गए, आप क्या रहा? मेरे को आपसे मिला था वो दिन, याद आ गया कि मैं आपसे मिला था जब टेस्ट चल रहा था तो मेंस का, तब बोला सर मेरा स्पीड नहीं है, मैं लिख नहीं पाता, जब सब क्वेश्चन कवर करता हूँ तो मेरा राइटिंग ख़राब हो जाता है। तो आप बोले कि इतना ही हैंड राइटिंग बनाओ जितना समझ आ जाए, और तो मेरा हैंड राइटिंग उतना ही था, उतना ही अच्छा बनाया जितना समझ आ जाए, और बहुत अच्छा बन जाता था, लेकिन स्पीड कम हो जाता था, अटेम्प्ट नहीं कर पाता था सबको, और मेरा मार्क्स कम हो जाता था टेस्ट में। तो मैं जब मेंस का टेस्ट सीरीज दे रहा था तो मैं अलग अलग जो मॉड्यूल था उसमें मैंने सोचा कि इसमें मुझे अपनी स्पीड पे वर्क करना है, इसमें फिर प्रेजेंटेशन को अच्छा करना है, फिर ये थर्ड राउंड में मेरे को अपना कंटेंट क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, फोर्थ राउंड में अटेम्प्ट करना है पूरे को। Very good. ऐसा करके मैंने टेस्ट का प्लानिंग किया था, और कोई भी टेस्ट को मैंने मतलब अपना अलग मैं पढ़ता था और टेस्ट अलग चलता था। तो केवल शनिवार को टेस्ट होता था तो मैं सुबह उठ के जो भी पढ़ना होता था पढ़ता था, और ज़्यादातर टेस्ट को मैंने बिना पढ़े ही दिया, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट कुछ और चलते रहता था। Okay. तो मेरे को टेस्ट से एक सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि जो क्वेश्चन नहीं पता या एकदम थोड़ा सा पता है उसमें कैसे हाफ एंड 1 मार्क्स स्कोर करना है, क्योंकि वही मार्क्स होते हैं जो हमको दूसरों से आगे ले जाते हैं। वेरी गुड। देखिए कितनी शानदार प्लानिंग, मतलब सेल्फ स्टडी से मायने रखता है, जबकि हमने तो एक पक्ष में ही गाइड किया, वो है टेस्ट सीरीज में, लेकिन आप खोमन स्वयं में अच्छे प्रतिभागी रहे, घर पे तैयारी की। दोस्तों कोई चीज़ असंभव नहीं, यदि आप डिसाइड कर लेते हैं कि आपको तैयारी करनी है, चाहे आप जंगल बैठे हों, गाँव बैठे हों, शहर बैठे हों, क्या फ़र्क पड़ता है? आपकी सोच है कि आपको एग्ज़ाम निकालना है तो निकालना है। और कोचिंग एक प्लेटफॉर्म मात्र है, कोचिंग भगवान नहीं हो सकते, कोचिंग अल्लाह नहीं हो सकते कि आपको पास करा दिए और एक कैप्सूल दिया
दिया और आपको खिला दिया और आप डिप्टी कलेक्टर बन गए। दोस्तों, सबसे पहला कॉन्फिडेंस आपका होता है कि आप अपने अंदर से डर निकालिए और कि मैं कुछ कर सकता हूं। जैसा खोमन हमारे सामने दिख रहे हैं कि उन्होंने डर निकाला कि मैं कुछ कर सकता हूं। खोमन, आगे की चर्चा में मैं पूछना चाहूँगा कि इंटरव्यू के लिए किस तरह से आपने प्लान किया, कोई विशेष तैयारी रही आपकी? सर एक्चुअली जैसे ही मैं मेंस कंप्लीट किया उसके बाद मैं ये देखा कि मेरा हॉबी कौन सा है, तो मैं पाया कि मेरा हॉबी कुछ है ही नहीं। तो मैंने देखा कि मेरा इंटरेस्ट क्या क्या है, तो मुझे याद आया कि मैं कवि सम्मेलन सुनना पसंद करता हूँ, गालिब को सुनना पसंद करता हूँ। और तो फिर मैंने उसमें बस वो एक तो मेंस के बाद पढ़ने का मन तो करता नहीं है 1-2 महीने तक, तो मैं उस 1-2 महीने में मिर्ज़ा गालिब पहले सुनता था, फिर फराज अहमद सुनने लगा, जॉन एलिया सुनने लगा, बशीर बद्र सुनने लगा। तो इससे मेरा जो इंटरेस्ट था वो हॉबी बन गया। और फैज़ अहमद फैज़ को भी सुनने लगा, तो फिर सब शायर को सुनने लगा। और कवि में पहले कुमार विश्वास को ही सुनता था, उनका सब भाषण सुनता था और जो भी कविता था उनको सुनता था। फिर मैं जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर को भी सुनने लगा। इससे वर्ड पावर भी अच्छा हुआ और ये सब मतलब हॉबी को स्ट्रॉन्ग करने में लगाया। फिर करंट अफेयर को मैं जैसे इंटरव्यू के लिए जब करंट अफेयर अपन तैयारी करते हैं तो उसके लिए अप्रोच पूरा चेंज हो जाता है। उसमें हमको जैसे अयोध्या वर्डिक्ट है उसका प्री के लिए अलग बनाना पड़ता है, अप्रोच अलग रहता है और मेंस के लिए अलग रहता है। लेकिन जब इंटरव्यू के लिए जब बात आती है तो ओपिनियन मैटर करता है वहाँ पे कि आप क्या सोचते हो वहाँ पे। तो मैं ओपिनियन पे फोकस करता था और मैं करंट अफेयर के लिए कोई मैगजीन नहीं पढ़ा हूँ, इवन न्यूज़पेपर को भी मैं 10 से 15 मिनट में ख़त्म कर देता हूँ और कोई लगता है इंपॉर्टेंट है तो उसका फोटो खींच लेता हूँ। और जो करंट अफेयर का डिपेंडेंट ऑनलाइन तैयारी एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ से मैं जो फैक्चुअल है करंट अफेयर उसको लेता हूँ और स्टडी आईक्यू में कुछ इंपॉर्टेंट आते हैं उसको वहाँ से करंट अफेयर कलेक्ट करता हूँ और दृष्टि का जो टू द पॉइंट प्रोग्राम आता है उसको कलेक्ट करता हूँ। फिर समय मिल जाता है इसके बाद तो राज्यसभा टीवी, क्योंकि सबको फॉलो करना पॉसिबल नहीं हो पाता है एक साथ, तो इतना फॉलो कर लेता हूँ। और बोर्ड किनका था? मेरा जो इंटरव्यू का बोर्ड था पिस्दा सर का बोर्ड था। ओके, किस तरह के सवाल थे पिस्दा सर? पिस्दा सर तो शुरू में रिलैक्स किए मेरे को कि आप कहाँ से आए हो, क्योंकि मेरा मूल जो निवास है वो सीपत है वहीं से। तो सीपत कौन सी तहसील में आता है, पास में कौन सी नदी है। फिर मेरे से ये पूछे कि आप इंजीनियरिंग किए हुए हो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से और एडमिनिस्ट्रेशन में क्यों आना चाहते हो। तो मैंने यहाँ पे कोई बड़ा बात नहीं बोला कि समाज सेवा करना है या सिस्टम चेंज करना है, मैंने इतना बोला कि सर मैं फाइनल ईयर में था तो पढ़ाई के लिए थोड़ा सीरियस हुआ और मैं देखा कि कई एग्ज़ाम के सिलेबस को देखा और एग्ज़ाम को पैटर्न को देखा, तो मैं पीएससी का जो परीक्षा प्रणाली और पाठ्यक्रम को देखा तो अपनी क्षमताओं के अनुरूप पाया और मैंने तैयारी शुरू किया। और सर मैंने जिस ब्रांच से इंजीनियरिंग किया हुआ है उसमें छत्तीसगढ़ में जॉब अपॉर्चुनिटी उतनी नहीं है और मेरा प्राथमिकता छत्तीसगढ़ में रह के जॉब करने की थी। तो मैंने जेन्युइनली आंसर दिया और मैम भी थी, पैनल में 4 लोग थे। तो मैम ने पूछा कि आपका जो परसेंट है 12th में 88 है लेकिन कॉलेज में तो आपका 62% है, इतना परसेंट कहाँ कर दिया आप। तो मैंने वहाँ भी जेन्युइनली बोला कि मैम पढ़ाई में मन नहीं लगता था। तो कहाँ मन लगता था आपका, ये पूछने लगी मैम। तो बताया कि मैम पढ़ाई में बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर पाता था, लेकिन इस बीच मैं कल्चरल में रहता था और जो फ्रेशर पार्टीज फेयरवेल पार्टी में एंकरिंग करता था। तो मेरा इससे क्या है स्टेज फियर काफ़ी हद तक कम हुआ और वहाँ में कॉन्फिडेंस भी ठीक ठाक था मेरा, मॉक में भी मेरे को पता था। और बोला कि मैम परसेंट जरूर कम हुआ है लेकिन मैंने स्टेज फियर को कम किया है और एक्सपीरियंस तो मिला ही है मैम 4 साल का, तो परसेंट का उतना मुझे अफसोस नहीं है। ऐसा मतलब आपने अपनी वीकनेस को मजबूती में बदल दिया। इंटरव्यू में ये खास बात आपको इंटरव्यू में देखने में समझ में आएगी कि अपनी कमजोरियों को कैसे आप मजबूती में कन्वर्ट करते हैं। ओके, और कोई सवाल जो शेयर करना चाहेंगे? और फिर वहाँ से मैम बोली कि आपको शेर सुनना पसंद है, मेरे को शेर सुनाओगे बोली। तो मैंने मैम गालिब का शेर सुनाना चाहूँगा। तो मैंने गालिब का एक शेर सुनाया कि हज़ारों ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा फिर भी कम निकले, ऐसा उनको शेर सुनाया। तो चलो ठीक है करके फिर एक मेंबर थे उन्होंने दिनकर जी की एक पंक्ति पढ़ी और एक्चुअली मेरे को पता था कि दिनकर जी की है लेकिन कंफर्म नहीं था। तो मैंने सॉरी सर मैं एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है करके मैंने उनको बोला कि सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। फिर पुष्प की अभिलाषा किसकी रचना है करके पूछे तो माखनलाल चतुर्वेदी जी की है। राष्ट्रकवि क्यों कहते हैं बोले तो सर एग्जैक्ट उत्तर नहीं पता सर, गेस कर सकता हूँ। तो करो बोले गेस। तो मैं बोला कि सर क्योंकि उनकी कविता जो है राष्ट्र चेतना के काम करती है तो इस कारण उनको राष्ट्रकवि कहा जा सकता है।
तो ऐसा करके क्वेश्चन था। फिर बोले छत्तीसगढ़ी में कविता सुनते हो? तो बोले हाँ सर, सुरेंद्र दुबे, डॉक्टर सुरेंद्र दुबे मेरे फेवरेट है। तो वो जान गए कि इसका फेवरेट है, तो क्वेश्चन नहीं पूछे उससे। अच्छा। तो बोले कि तुम तो मस्तूरी तहसील से आते हो ना, तो लक्ष्मण मस्तूरिया क्यों नहीं सुनते? बोले तो सर एक्चुअली वो थोड़े पुराने कवि हैं और उनका कविता भी अच्छा है, गाना के रूप में मैंने सुना हुआ है छत्तीसगढ़ी पिक्चर में, मूवीज़ में। और लक्ष्मण मस्तूरिया को ना सुन पाने का रीज़न ये है सर कि यूट्यूब में उतने ज़्यादा अवेलेबल नहीं है उनके वीडियोस, और सुरेंद्र दुबे जी के वीडियोस मिल जाते हैं तो मैं सुन लेता हूँ। फिर अरपा पैरिक धार जो गीत आया है उसको क्या मस्तूरिया जी ने गाया है? तो हाँ सर गाया है करके मैंने बताया। और फिर अभी कैबिनेट का बैठक भी हुआ था उस समय, जिसमें लेंथ को कम करने के लिए विचार किया गया था, उसके बारे में पूछे कि अभी फिर से क्यों हाईलाइट है राज्य गीत करके। तो ऐसा कुछ सवाल था। और फिर बोले कि छत्तीसगढ़ में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला है? अच्छा। तो ये क्वेश्चन मेरे एक दो और दोस्त को पूछा गया था, बनवाली को। तो उससे मुझे पता था कि विनोद कुमार शुक्ल जी को मिला हुआ है, तो मैंने बताया कि विनोद कुमार शुक्ल जी को मिला है। फिर मेरे बैकग्राउंड पे आए और मेरा ग्रेजुएशन ईयर 2019 था, 7 मार्च 2019 को मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था। तो फिर मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स से कम्युनिकेशन से पूछे कि आप कम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग में कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़े हो? तो एक्चुअली मेरे को इंजीनियरिंग पे बात ही नहीं करना था, तो मैं पीछा छुड़ा रहा था कि सॉरी सर मेरे को याद नहीं है, और जैसे बोलते थे मैं सॉरी बोल देता था। तो सर बोले कि अरे यार तुम 2019 में ग्रेजुएशन की हो, कैसे सॉरी बोल रहे हो, सोचो और बताओ। तो फिर मैं सोचा, फिर बताया कि सर एनालॉग कम्युनिकेशन पढ़ा है, डिजिटल कम्युनिकेशन पढ़ा है, फिर सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्या है, फिर उसके बाद फिर इसरो में आ गया। तब थोड़ा दिल लगा कि हाँ अब मैं बात कर लूँगा। फिर बार्क के बारे में पूछे कि बार्क क्या है, अभी उनके डायरेक्टर कौन है, इसरो के कौन है डायरेक्टर। अच्छा। फिर मैम ने फैक्चुअल क्वेश्चन में आए फिर। और ग्रेटा थनबर्ग, मैं एक्चुअली CSR के बारे में पहले बात हुआ। तो फिर CSR से शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण आया, तो फिर ग्रेटा थनबर्ग आ गई, तो उनके बारे में भी चर्चा हुआ। और फैज़ अहमद फैज़ का थोड़ा पूछे, लेकिन उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पूछा, अभी कोई शायर है कि हाईलाइट ऐसा करके। और इतना ही था सर मेरा इंटरव्यू। बहुत बढ़िया। देखिए कितनी व्यवस्थित तैयारी दिखाई देती है और एक कॉन्फिडेंस जो दिखना चाहिए। चूँकि मॉक के दौरान भी ये सारी चीज़ें हमको दिख रही थी कि इनको ज़रूर अच्छे मार्क्स मिलेंगे। एनीवेज मार्क्स का वेरिएशन होता है, बोर्ड अलग अलग होते हैं, उनकी मेंटालिटी अलग अलग होती है। आंसर कई बार अंक कितने दिए उन्होंने? सर 84 मार्क्स दिए। 84 मार्क्स। आपको और अच्छे मार्क्स मिलेंगे डेफिनेटली, क्योंकि आपके आंसर देने का पैटर्न बहुत अच्छा है, तरीका बहुत अच्छा है। रिटर्न में मार्क्स का वेरिएशन कैसा रहा आपका? अलग अलग पेपर में कैसे मार्क्स आए आपको? सर मेरे को एग्जैक्ट तो सभी सब्जेक्ट याद नहीं आ रहा है, क्योंकि रैंक देखने के बाद मैं मार्क्स ही नहीं देखा। आपकी खुशी का अंदाज लगा सकता हूँ मैं डेफिनेटली। सभी सब्जेक्ट में 100+ है मेरे। और फिलॉसफी में मैं बहुत डर रहा था कि क्या होगा, क्योंकि कुछ समझ नहीं आता था मेरे को। फिलॉसफी मेरे को सबसे टफ सब्जेक्ट लगता है, क्योंकि इंडियन फिलॉसफी मेरे को पहले टफ लगता था, अब वेस्टर्न आ गया तब तो और भी टफ लगने लगा था। लेकिन यहाँ के जो फैकल्टी है उनका टेस्ट के बाद डिस्कशन में अटेंड किया था, तो मैं एरिस्टोटल, प्लेटो ये सब का, और लाइबनिस, स्पिनोजा, ये सब मैं पढ़ा था, 4 फिलॉसफी को, ये चारों से ही आया था। और एक जो ह्यूम का आया था वो ऑप्शनल था, तो मैंने फिलॉसफी के 100% क्वेश्चन को अच्छे से लिखा है। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी में हाफ मार्क्स मिलेगा, कम से कम 1 से ऊपर ही मार्क्स मिलेंगे। और सभी क्वेश्चन मॉडल आंसर से थे। तो जितने भी टेस्ट सीरीज देते हैं स्टूडेंट, उनसे मैं कहूँगा कि एक बार मॉडल आंसर को देख लीजिए। ऐसा नहीं है कि सभी क्वेश्चन आ जाएंगे, लेकिन आपको एक कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि आखिरी दिन आप रिवाइज नहीं कर सकते। तो मैं आखिरी दिन बस मॉडल आंसर ही करके गया था, और छत्तीसगढ़ का ही पोर्शन था, तो उसमें अच्छे मार्क्स 116 मार्क्स आए हैं। वेरी गुड। फिलॉसफी वाले सब्जेक्ट। पाथ का जो टेस्ट का मॉडल आंसर है, तो वो काम कर गया, ऐसा है, काम कर गया। और अदर सब्जेक्ट भी मैंने किया था, लेकिन फिलॉसफी को सबसे ज़्यादा किया था, क्योंकि मैंने फिलॉसफी में एक अच्छा खासा पोर्शन को, वेस्टर्न फिलॉसफी को पूरा छोड़ दिया था। और एक दो जो फिलॉसफी को जो मैंने किया था, तो एकदम सेलेक्टेड कुछ की पॉइंट्स का, क्योंकि मैं तैयारी करता हूँ तो बस मैं ये सोचता हूँ कि कुछ की पॉइंट्स ये बस याद आ जाए मेरे को, और बाकी आगे पीछे मैं लिख लूंगा। बस वो जो कोर पॉइंट होता है हर क्वेश्चन का, एक जो हर टॉपिक का एक कोर पॉइंट होता है, वो कोर पॉइंट आंसर में भी आना चाहिए, और मैं उस कोर पॉइंट की ही तैयारी करता हूँ। कीवर्ड्स पकड़ के आप आंसर लिखने की कोशिश करते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। सो देखिए कितना शानदार तरीका है इनका, रणनीति बेहतर है परफॉर्म करने के तरीके में, कितना आई मीन एक तरह से एक निरंतरता दिखाई देती है आपको। सो खोमन, अब मेरा सवाल है कि आप चुनौतीपूर्ण माहौल में भी रहे हैं, सो ग्रामीण युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि मुझे लगता है छत्तीसगढ़ के जो युवा हैं बहुत अच्छे काम कर सकते हैं, बहुत आगे निकल सकते हैं, न सिर्फ PSC में बल्कि UPSC है, एग्रीकल्चर है, इंजीनियरिंग साइड है, MBA साइड है, सभी जगह पर परफॉर्म कर सकते हैं। कोई मैसेज देना आप चाहेंगे? सर मेरा मूल जो निवास है वो सीपत के पास एक छोटा सा गांव है, और वहाँ मैं रहा हूँ अपने बचपन में। फिर बाद में तो शहरों में रहना शुरू किया, और अभी कुछ दिनों तक, पिछले 2 वर्षों तक, मैं अगस्त 2019 तक, मेंस के पहले तक,
मैं पेंड्रा में, एक छोटा सा गांव है, आदिवासी विकास खंड है, वहाँ रहता था अपनी सिस्टर के साथ। तो मैं गांव में बेसिकली एक चीज़ देखा कि जो गांव के बच्चे हैं उनका एक्सपोजर कम है। कि जो जैसे कि कोई बच्चा 12th पढ़ता है, उसको ये नहीं पता होता कि पीटी क्या होता है, पीएमटी क्या होता है, ये सब कुछ पता नहीं होता। तो मैं जहाँ भी रहूँ, अब व्यक्तिगत रूप से और जहाँ भी रहूँ, जिस पद पे रहूँ, ये कोशिश करूँगा कि एक्सपोजर बढ़ाया जाए, क्योंकि सर एक्सपोजर बढ़ता है तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। बहुत बढ़िया है ना। तो मैं कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहूँगा, और लाइफ में कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है। कॉन्फिडेंस हो तो फिर मेंस भी निकल जाता है और प्रीलिम्स भी निकल जाता है और इंटरव्यू भी बहुत अच्छा चले जाता है। कॉन्फिडेंस ज़्यादा मैटर, तो मैं एक्सपोजर पे वर्क करना चाहूँगा लोगों के। ओके, बहुत शानदार बात कही। देखिए, अपने क्षेत्रों में जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं उनको अवसर दिए जाएं, उनको दिखाया जाए। आपने जो तो कर लिया है वो उनको भी वहां तक पहुंचाने का हमें प्रयास करना चाहिए डेफिनेटली, और हर छात्र इस मुहिम में भिड़ सकता है, आगे आ सकता है। ओके, अंत में सवाल की पाथ टीम का ओवरऑल सपोर्ट क्या रहा, कैसा रहा, हम और कहाँ सुधार करें, मैं आपसे पूछना चाहूँगा। सर सुधार की तो सुधार का तो ज़रूरत होता है सर, कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होता। जी जी। और सर अभी तो कुछ सुधार का मुझे लग नहीं रहा है, क्योंकि इतना में मेरा हो गया है, तो मुझे तो लग रहा है कि परफेक्ट है। लेकिन कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं हो सकता, निरंतर सुधार की आवश्यकता होती है हर चीज़ों में। ओके, जिन उम्मीदों को लेकर आए थे हम उम्मीद पूरी कर पाए। बिल्कुल सर, मैं कोचिंग नहीं किया हूँ, बस पाथ IAS एकेडमी का जो टेस्ट सीरीज था उसको फॉलो किया हूँ, और 2 डिस्कशन, एक शिवेंद्र सर का और एक फिलॉसफी वाले फैकल्टी का। और एक बार बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था, तो आपसे बैठ के बात किया था। उसके अलावा और कुछ मेरा किसी कोचिंग का अनुभव नहीं है। मैं आपको भी पहले यूट्यूब में देखा हूँ, उसके बाद सामने से मिला हूँ। तो और यहाँ जितने भी टीचर्स हैं, ज़्यादातर सबको मैंने यूट्यूब में पहले देखा है, उसके बाद ही मुलाकात हुई है। बहुत बढ़िया। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है सर पाथ का। सभी पूरा टीम लगे रहता था क्वेश्चन पेपर अवेलेबल, मतलब आंसर सीट अवेलेबल कराने में और क्वेश्चन पेपर सेट करने में, सभी पूरा टीम का मैं थैंक्स, बहुत छोटा वर्ड है सर, कोई बड़ा वर्ड मिले तो जरूर बोलूँगा मैं। बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए दोस्तों, देखा आपने, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि तैयारी आपने कैसे की, कंटेंट आपका क्या है, और खुमन जी के अनुभव से आपने देखा कि अलग अलग सोर्सेज को उन्होंने पकड़ा, यूपीएससी के टॉपर्स के इंटरव्यू सुने, चाहे वो किसी भी कोचिंग के हों, किसी भी शहर के हों, किसी भी पद पर चयनित हों, लेकिन आपको उनसे सीखना है। और शायद इन्हीं सब प्रयासों के तहत भी हम ये वीडियोस आपके सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप सुनिए, देखिए, और इन कंटेंट्स, वीडियो कंटेंट से आप क्या ले सकते हैं वो कीजिए, प्रतिभागियों से सवाल कीजिए। सो खुमन, बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए और पाथ के साथ जुड़ने के लिए। आशा करते हैं आप डिप्टी कलेक्टर पद पर चयनित हों और छत्तीसगढ़ राज्य के लिए एक बेहतर प्रशासनिक अधिकारी बनकर निकलें। और दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए हमारे साथ इन्हीं सब वीडियोस के लिए। थैंक यू।